नमस्कार दोस्तों, वैरव एग्रीकल्चर एकेडमी गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है आज हम जो आपका पेपर हुआ था 12वीं बोर्ड का एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, उसके पेपर का जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं वीडियो। एक एक करके जितने भी आपके क्वेश्चन है उनके बारे में हम कौन सा इनका सही आंसर होना था, कौन सा आपने किया है, उनको एक अच्छी तरीके से आप मैच कर लीजिए। तो एक एक करके अपनी सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर अपन बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो पेपर है अपना इस बार जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका लेवल इतना हार्ड नहीं है। अगर बच्चे ने ऑब्जेक्टिव, रिक्त स्थान और जो एवं वाले जो सॉरी एक शब्द वाले जो क्वेश्चन है उनके अगर सही आंसर दिए होंगे तो मेरे ख्याल से जो टोटल नंबर है अपना 56, उनमें से 56 लाने में विद्यार्थी काफी सफल होंगे और लिखने का तरीका अगर अच्छा उनमें है तो सबसे पहले दोस्तों अपन पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे जो पहले ही चैप्टर से लिया गया है, अपन बात करेंगे कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 की प्रतिशतता कितनी होती है। दोस्तों, कई बार आपको मृदा वायु के बारे में और वायुमंडल के बारे में मैंने आपको जब अंतर बताया कि जो CO2 की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, तो मैंने आपको बात बताऊं कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था वायुमंडल का, वायुमंडल में CO2 की बात करी थी तो अपने 0.03% की बात करी थी। और अगर मृदा वायु की बात करेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 गुना वायु CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर बात करेंगे दोस्तों, सही जो आपका आंसर है 0.30 या 0.3% है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि यहां पर अपन बात करेंगे कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, अब कई बच्चे क्या है कि जल्दीबाजी में यही नहीं पढ़ा होगा कि मृदा में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही राइट आंसर दोनों दोस्तों होने वाला है वो है जो दोस्तों 0.3। अगर कई बच्चे इसको करके आगे होंगे तो बिल्कुल गलत आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगर अपन बात करेंगे पहले ही लेसन में से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अपन बात करेंगे सभी क्वेश्चन जितने भी आपके जो क्लास नोट्स हैं उनमें से एज इट इज और आपके जो बीच बीच में जो टेस्ट लिए गए थे वहीं से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय आग्नेय चट्टान का क्या उदाहरण है। आपको बताया था रासायनिक संगठन के आधार पर अम्ल जो आग्नेय चट्टान है 3 प्रकार की होती है, अम्लीय, माध्यमिक और जो भास्मिक या जिसको अपन क्षारीय चट्टान बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अम्लीय चट्टान का उदाहरण पूछा गया है दोस्तों, आपको पता है इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ग्रेनाइट। कई बार आपको जब मैंने लवण प्रभावित मृदाओं में भी आपको बताया था कि जब अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती है और उनसे अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो मिट्टी कैसी बन जाती है, अम्लीय बन जाती है। वहां पर भी मैंने कई बार आपको ये बताया है। तो सही जो आपका आंसर है दोस्तों यहाँ पर होने वाला है आपका ग्रेनाइट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना कि मृदा में जो ह्यूमस होता है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पूछा है। अगर बात करेंगे दूसरे लेसन में से ये क्वेश्चन लिया गया है, जीवांश पदार्थ वाले में से लिया गया, पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमस होता है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया 10:1 जो है ह्यूमस का आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। आपको ह्यूमस के जो रासायनिक गुण पढ़े थे उनमें अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा था कि जो ह्यूमस है उसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो दोस्तों होता है 10:1। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल के लिए उपयुक्त सहजीवी जीवाणु की कौन सी प्रजाति। आपको पता है अच्छी तरीके से जैव उर्वरक वाला जो लेसन पढ़ा था उसमें भी आपको अच्छी तरीके से ये पढ़ाया हुआ है। आपको पूछा गया है यहाँ पर राइजोबियम की प्रजातियों के बारे में पूछा गया है कि सोयाबीन की फसल के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति उपयुक्त होती है। तो आपको बहुत बार ये क्वेश्चन टेस्ट में भी, जो जेट का भी टेस्ट होता है उसमें भी कई बार आपको दिया है। राइजोबियम जैपोनिकम जो प्रजाति है सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति मानी जाती है। जो सही आंसर है दोस्तों से राइजोबियम जैपोनिकम। अगला है दोस्तों, अगर अपन बात करेंगे मोंटमोरिलोनाइट, आपको पता है कॉलोइड वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है जो सिलिकेट के लिए या जिसको अपन सिलिकेट मृतिका अपन बोलते हैं। कार्बनिक कॉलोइड्स के प्रकारों में अपन बात करेंगे सिलिकेट के लिए की, जैसे केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, एलाइट, क्लोराइट, उनमें से पूछा गया है। और आपको यहाँ पर मोंटमोरिलोनाइट जो संरचना होती है, जो कॉलोइड्स होता है उसकी संरचना सूत्र के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों जो पहला ए आंसर है Al4Si8O20OH का 4, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कॉलोइड वाले में से पूछा गया है। आपको बताया था कि जो कॉलोइड का प्रकार है कि भाई आपके जो बुक है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की उसमें जो प्रकार दे रखा है डायरेक्ट दे रखा है केओलिनाइट समूह, मोंटमोरिलोनाइट समूह, एलाइट समूह। लेकिन जब मैं बता रहा था आपको कि जब अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रकार पढ़ेंगे इन कॉलोइड्स का तो अपन पढ़ेंगे 1,1 टाइप के सिलिकेट के लिए, 2,1 टाइप के सिलिकेट के लिए, एक्सपेंडिंग टाइप, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। तो यहाँ पर केवल और केवल आपसे ये पूछा गया है कि जो एलाइट समूह होता है, एलाइट समूह का जो कितने प्रकार का जो परत होती है वो रहती है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पर
2:1 प्रकार का जो है सिलिकेट के लिए आपका कौन सा है, इलाइट की अपन बात करेंगे। आपको पता है इसमें पोटेशियम आयन, दो परतों के बीच में पोटेशियम आयन भी पाया जाता है। तो कई बार जेट के एग्जाम में पूछ लिया गया है और पूछा भी जा सकता है कि जो कौन से सिलिकेट के लिए की दो परतों के बीच में, दो इकाइयों के बीच में पोटेशियम आयन पाया जाता है, तो किसके बीच में, इलाइट के बीच में। तो सही आंसर इसका दोस्तों होने वाला है 2:1। अगला है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे गए एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की अगर अपन बात करेंगे तो यहां पर भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। अगर बात करेंगे तो कोलॉइड में भी आपको अच्छी तरीके से बताया है। अगर बात करेंगे जीवांश पदार्थ वाला जो चैप्टर उसमें भी अच्छी तरीके से बताया है कि जो ह्यूमस है उसकी धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो होती है दोस्तों 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कई बार आपको बताया है कि जो ह्यूमस है उसकी धनायन विनिमय क्षमता होती है 100 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अगर एवरेजन पूछा जाता तो यहां पर अपन कितना लिखते, 200। यहां पर रेंज में पूछा है तो 100 से 300 सेंटीमोल जो सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षारीय आयन कौन सा है। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। आपको पता है जब पीएच के बारे में भी अपन ने बात करी थी, जल के बारे में भी आपने बात करी थी, अम्लीय आयनों के बारे में बात करी थी, क्षारीय आयनों के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे OH माइनस जो है आपका कैसी प्रकृति का आयन होता है, क्षारीय। बाकी आयनों की बात करेंगे SO4 माइनस 2, H प्लस, NO3 माइनस, ये आपके किस प्रकृति के आयन है, अम्लीय प्रकृति के। यहाँ पर जो क्षारीय प्रकृति का आयन है वो है दोस्तों OH माइनस। अगला है दोस्तों, दुर्बल क्षार का उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, मृदा अभिक्रिया वाले लेसन में से पूछा गया है। यहाँ पर की जो दुर्बल क्षार है उसका उदाहरण कौन सा है, तो आपको यहाँ पर जो दुर्बल क्षार है उसका जो सही आंसर था दोस्तों NH4 और OH, ये है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों में जो नॉर्मल आपके टेक्स्ट हुए थे उनमें से भी यहाँ से क्वेश्चन दे दिया गया है कई बार कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या है। सीधी सी बात है, FeS2 जो है आपका पाइराइट का क्या है, रासायनिक सूत्र है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। पाइराइट का रासायनिक सूत्र अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, FeS2। अगर बात करेंगे ये आपका जला हुआ चूना है, ये आपका चूना पत्थर है जिसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, फेरस सल्फेट। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, अम्लीय मृदाओं का सुधारक का उदाहरण क्या है। आपको मैंने बताया कि भाई केवल इतना सा याद नहीं रखना है कि अम्लीय मृदाओं को चूना युक्त पदार्थों के द्वारा सुधारा जाता है। आपको कई बार बताया अम्लीय मृदाओं के सुधार की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जला हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मार्ल, खड़िया, चौक, इनको सभी को अपन कौन सी मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लेते हैं, अम्लीय मृदाओं को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे जिप्सम बिल्कुल नहीं लेते हैं अम्लीय मृदाओं में। ये कौन सी मृदाओं में लेते हैं काम में, क्षारीय मृदा में। और अगर बात करेंगे अम्लीय मृदा में जिप्सम डाल दिया तो अम्लीय मृदा को और अधिक क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा, तो ये नहीं लेना। गंधक बिल्कुल लेते ही नहीं है, ये भी अम्लीय बना देता है। पाइराइट भी कभी नहीं लेंगे, ये भी अम्लीय बना देता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका होगा डोलोमाइट, जिसका सूत्र होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो जो सही आंसर है दोस्तों डोलोमाइट। अगला है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पोषक तत्व वाले में से पूछा है। आपको जब मैंने डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में अच्छी तरीके से आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था एक डायग्राम बना के कि भैया कैल्शियम और बोरॉन पेड़ के ऊपर बैठ जाते लेकिन इनको उतरना नहीं आता है, तो वो तो अगतिशील होते हैं। तो बिल्कुल ये कैसा है, अगतिशील है। अगर बात करेंगे ये भी कैसा गतिशील है, अगतिशील है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अत्यधिक गतिशील कौन सा है, तो दो तो बिल्कुल ही कट गए। जबकि मैंने आपको नीचे नीचे बताया था NPKMgMO, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम जो होते हैं पौधों में अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो था आपका नाइट्रोजन। मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही किया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन फटाक से, एमाइड उर्वरक का उदाहरण कौन सा है। कई बार आपको बता दिया है जब अपन ने उर्वरकों का प्रकार पढ़ा था, उर्वरकों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था, तो नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ा था कि नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल के रूप में, अमोनिकल एवं नाइट्रेट के रूप में। एक अपन ने पढ़ा था एमाइड रूपी नाइट्रोजन उर्वरक, तो वहां पर अपन ने किसका उदाहरण पढ़ा था, यूरिया का। तो यूरिया की बात करेंगे, यूरिया का जो सूत्र की अपन बात करेंगे NH2CONH2। यहाँ पर जो CONH2 है उसको अपन एमाइड के नाम से जानते हैं। तो यूरिया जो होता है उसमें जो नाइट्रोजन रहती है वो दोस्तों कैसी है, एमाइड रूपी नाइट्रोजन है। तो एमाइड उर्वरक के बारे में पूछा है तो दोस्तों कौन सा है, यूरिया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर जो केमिस्ट्री है बात करेंगे, एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला, कृषि रसायन वाले में से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। मैंने आपको बताया था कि जो कृषि रसायन वाला जो टॉपिक है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको बताया था कि भैया जो कृषि रसायन है उनके जो डिब्बे होते हैं उन पर किस तरह का संकेत रहता है, या फिर उनकी जो प्रयोग के पश्चात प्रत्यक्ष अवधि कितने दिन की रहती है, वहां कहीं ना कहीं वहीं से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है मोनोक्रोटोफॉस 36 एसएल की प्रयोग के पश्चात प्रत्यक्ष अवधि कितने दिन की होती है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर आपका था वो है 10 दिन। अगला है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थान क्या है। मैंने आपको जब जैव रसायन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जैव रसायन वाले में से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और यहां पर आपको मैंने बताया था कि जो टेबल मैंने आपको बनाई थी कि जो जितने भी आपके जो एंजाइम होते हैं वो किस उसका उद्गम स्थान क्या होता है। जैसे आपको मैंने बताया मनुष्य की लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो इस प्रकार से यहां पर पूछा गया है ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका उद्गम स्थान कहां रहता है। तो दोस्तों ये जो सही आंसर इसका होना था अग्नाशयी रस। अगला है दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन क्षार का एक उदाहरण है। तो यहां पर दोस्तों अगर अपन बात करेंगे तो उपरोक्त सभी अगर अपन बात करेंगे पिरिमिडीन क्षारकों की तो यहां पर साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल ये सभी आपके कैसे क्षारक है, पिरिमिडीन क्षारक है। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो होना था आपका उपरोक्त सभी। अगर बात करेंगे ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों ने सही किए होंगे और अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा क्लास के टाइम पर, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अपने क्लास नोट्स में से ही आए हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे कि मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की प्रतिशत में बात करेंगे, क्वेश्चन पिछले 1-2 साल पहले भी ये आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछ लिया गया है। और यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है 7.29। अगर मूंगफली की खली की बात करेंगे तो उसमें 7.29% जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला है दोस्तों दूध प्रोटीन में कैसीन की प्रतिशत मात्रा आपको पता है। कैसीन जो प्रोटीन होती है उसके कारण ही जो दूध है उसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। और दूध में बात करी जा रही है जो कैसीन प्रोटीन है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, दुग्ध रसायन वाले चैप्टर में से पूछा है और आपको मनोज जी ने अच्छी तरीके से दुग्ध रसायन वाला चैप्टर उसको क्लियर किया है। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों मेरे ख्याल से सही किया होगा, 80% जो है दूध में क्या पाई जाती है, कैसीन की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ये आपके 18 क्वेश्चन जो है एवरेज वाले हो चुके हैं। और अगर बात करेंगे कि जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों ने ठीक किए होंगे। अगर बात करेंगे अब अगले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके होने वाले हैं वो रिक्त स्थान होने वाले हैं, एक एक की बात करेंगे। पहले लेसन में से ही अगर अपन बात करेंगे, पहले लेसन नहीं अगर अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, सॉइल साइंस की, तो अपना सबसे पहला जो बात करेंगे अपन जो शुरुआत ही करते हैं कि भैया मृदा क्या है। तो आपको बताया मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है, सोलम से हुई है। ज्यादातर बच्चों ने सही किया होगा, तो जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, सोलम। अगला है दोस्तों उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रीकरण वाली अभिक्रिया है। नाइट्रीकरण आपको अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो अमोनियम रूपी नाइट्रोजन है या अमोनिया वाली जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को अपन नाइट्रीकरण बोलते हैं। और आपको मैंने बताया नाइट्रीकरण के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में जो अमोनियम रूपी नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट में बदलती है और दूसरे चरण में जो नाइट्राइट रूपी नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु के द्वारा बदल दी जाती है। तो पहले चरण में तो नाइट्रोसोमनास और दूसरे चरण में कौन होता है, नाइट्रोवेक्टर। तो यहां पर बात करेंगे दूसरे चरण की बात हो रही है, दूसरे चरण की बात हो रही है क्योंकि किसमें बदल रहा है, NO3 में नाइट्रेट के रूप में बदल रहा है। तो यहां पर दोस्तों दूसरे चरण वाला जो आपका जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, समान गुणों वाले अणुओं के मध्य आकर्षण को कोलॉइड्स के जो गुण है उनमें से पूछा गया है। ससंजन और आसंजन वाले गुण में से पूछा गया है। मैंने आपको बनाया कि जो समान गुणों वाले अणु आपस में मिलते हैं तो उसको ससंजन बोलते हैं, असमान गुणों वाले मिलते हैं तो उसको आसंजन बोलते हैं। यहाँ पर समान वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों क्या होने वाला था, सहसंजन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यही है ना, हाँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बात करेंगे मृदा पीएच का मान क्या है, 8 है। तो इस स्थिति में मृदा पीओएच का मान क्या होगा। अच्छी तरीके से मृदा अभिक्रिया वाला जो लेसन था उसमें पीएच और पीओएच में संबंध अच्छी तरीके से आपको बताया था। टोटल योग कितना होता है मेरे भैया, पीएच और पीओएच का 14। तो यहां पर बात करेंगे योग 14 कर दो मेरे भैया, 8 दे रखा है तो कितना बचा है, जब जाके 14 होगा 6। तो यहां पर जो सही आंसर क्या होना था, 6 होना था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन कि जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा। आपको जब क्षारीय मृदाएं पढ़ाई थी
और क्षारीय मृदाओं के सुधार में सबसे पहले अपन ने जिप्सम की बात करी थी कि जिप्सम में कितना प्रतिशत कैल्शियम होता है, कितना प्रतिशत सल्फर या गंधक होता है। तो आपको पता है 23.2% इसमें कैल्शियम होता है, जबकि अपन बात करेंगे सल्फर की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होती है, 18.6%। तो सही दोस्तों इसमें आंसर था 23.2%। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कृषि रसायन वाले में से पूछा गया है कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट में कैडमियम की जो टेबल आपको बताई थी कि जो टेबल है वो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया गया है और पूछा भी जा सकता है कि भैया जो कैडमियम की मात्रा है इसमें 109 ppm। थोड़ा सा बच्चों ने इस पर कम ध्यान दिया हुआ तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस है, लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा सा टेबल का जब मैंने बताया था उस पर ध्यान दिया है तो इसको सही जो आंसर है इसका क्या है, 109 ppm। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, वही कृषि रसायन वाले में से पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण वाले में से पूछा है और जल प्रदूषण में से एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर पीने योग्य पानी में फ्लोराइड की मात्रा, इसकी मात्रा फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उसमें कौन सा रोग, सिंपल सी बात है, कौन सा रोग होना था, फ्लोरोसिस। अगर आपसे पूछा जाता कैडमियम से कौन सा रोग होता तो कौन सा होता है, एटाई रोग होता है। अगर मरकरी या पारे की बात करते तो यहां पर कौन सा रोग होता दोस्तों, मिनीमाटा रोग होता। और अगर बात करेंगे नाइट्रेट की अधिकता की वजह से छोटे बच्चों में विल्यू बेबी रोग हो जाता है, विल्यू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यहां पर आपसे पूछा है फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से फ्लोरोसिस रोग, जिसको आपको मैंने बताया था कुवड़ पट्टी का भी उदाहरण दिया था, जो जवानी में भी जो आदमी है वो कैसे चलता है, कुवड़ की तरह चलता है। इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लोरोसिस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र पूछा है, एक दो साल पहले भी यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगर इसके सामान्य सूत्र की अपन बात करेंगे तो इसका जो सामान्य सूत्र है दोस्तों वो है CH2ON। इसका क्या है आपका सही आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक क्षार और एक शर्करा अगर मिलती है तो क्या बनता है, तो उसको दोस्तों अपन बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन आपने दूसरे अगर बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अगर फॉस्फेट समूह और इसमें जुड़ जाता है तब जाके उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अगर बात करेंगे मॉडल पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैंने बोला कहीं ना कहीं यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर पूछा है एक क्षार और एक शर्करा अगर मिलती है तो उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोसाइड। और अगर फॉस्फेट समूह और अगर जुड़ जाता है तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आपको न्यूक्लियोसाइड लिखना था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैव उर्वरक की भी बात करेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नॉर्मल सा सभी, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात करें, सब बच्चे जानते हैं कि जो एजोटोबैक्टर जो अनाज वाली फसलों में जो धान्य फसलें होती है उनमें अपन काम में लेते हैं। जैसे कि बात करेंगे गेहूं हो गया और जौ हो गया, उनमें अपन एजोटोबैक्टर काम में लेते हैं। अगला है दोस्तों, ये आपके जो रिक्त स्थान है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनकी अपन बात करेंगे, एक शब्द वाले प्रश्न, ये भी जो परसेंटेज के लिए या फिर फाउंडेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। एक एक करके इनके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे अवसादी चट्टान के बारे में पूछा गया है, पहले लेसन से लिया गया है चट्टानों वाले से। आपको पता है अवसादी चट्टान जिसकी बात करेंगे अपन, चूना पत्थर, बालू पत्थर, ये सब आपकी कौन सी चट्टानें होती है, अवसादी चट्टान है। कोई दो उदाहरण आपको देने थे तो सीधे सिंपल उदाहरण है आपके बालू पत्थर या चूना पत्थर। अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों, अमीनीकरण। आपको मैंने नाइट्रोजन चक्र को अच्छी तरीके से पढ़ाया था और नाइट्रोजन चक्र में आपको मैंने बताया था कि प्रोटीन से एमिनो अम्ल का बनना क्या कहलाता है, अमीनीकरण कहलाता है। और एमिनो अम्लों से अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाता है। और अमोनिया से नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। यहां पर अपन बात करेंगे अमीनीकरण के बारे में, एमिनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। तो आपको प्रोटीन के बारे में सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका जब विघटन किया जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एमिनो अम्ल। इसमें आपको एक तरीके से उसका समीकरण जो आपको लिखाया था वो लिखना था। तो इसका सही जो है आपका आंसर ये होना था। अगला है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाह रहा हूं कि जो भैरव एग्रीकल्चर संस्थान है, भैरव एग्रीकल्चर संस्थान जो है गंगापुर सिटी, वो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर लेकर आया है। आपको पता है कि अभी 12वीं बोर्ड की एग्जाम तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो जिस उद्देश्य के लिए हम एग्रीकल्चर लेते हैं वो उद्देश्य हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम रहती है जेट की, और दूसरी अगर बात करेंगे तो सीयूईटी की एग्जाम, जिसको अपन आईसीआर के नाम से भी जानते थे पहले। तो ये जो एग्जाम है ये अभी आपको पता है इस बार जेट की एग्जाम जो है आपकी जून के लास्ट में होने वाली है। तो आपको पता है लगभग 4 महीने, पिछली बार पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले बच्चों को लगभग 2-2.5 महीने मिलता था, बच्चे तैयारी करने नहीं जाते थे या फिर तैयारी भी करते थे तो सिलेक्शन नहीं हो पाता था।
तो इस बार आपके पास में अच्छा समय मिल रहा है, तो भैरव एग्रीकल्चर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया है। कब से क्या बैच स्टार्ट होगा मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जेट सीयूटी 2026 क्रैश कोर्स की। अगर अपन बात करेंगे तो उसका जो नया बैच, बिल्कुल सेपरेट बैच की यहां पर बात करी जा रही है कि 5 मार्च से सबसे जो पहला बैच है, 5 मार्च शायद कल, हाँ कल ही अपना जो है आपका पहला बैच स्टार्ट होने वाला है। दूसरे की बात करेंगे 7 मार्च से, और तीसरे बैच की बात करेंगे जो विद्यार्थी थोड़ा सा गांव में, अभी आपको पता है कहीं होली के चक्कर में छुट्टियां, काफी दिन से गांव नहीं गए, तो हो सकता है दूसरा तीसरा बैच ज्वाइन करे। तो 5, 7 और 9 तारीख को आपकी जो बैच है बिल्कुल सेपरेट स्टार्ट होंगे। और सचिन जी अगर अपन बात करेंगे तो जो शुरुआत में जो बैच है उसका समय क्या रहेगा, मतलब जो सुबह का बैच आप बता रहे थे उसका? सर ये 7 बजे से रहेगा। अच्छा 7 बजे से, 7 बजे से लगभग 7 बजे से जो पहला बैच है, जो विद्यार्थी बिल्कुल क्रैश कोर्स में ज्वाइन करेंगे, उसका जो बैच का जो समय है बिल्कुल 7 बजे से रहेगा। और अगर अपन बात करेंगे, अभी सचिन जी बता रहे थे कि जो आपकी जो फैकल्टी रहने वाली है, दो तो आपकी केमिस्ट्री की जो प्योर केमिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी 2 फैकल्टी होने वाली है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो उसकी फैकल्टी होने वाली है अलग से, विष्णु जी सर है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-3 फैकल्टियां जो है आपको एग्रीकल्चर की मिलने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि भाई 4 महीने में अगर बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन ही नहीं, अच्छी जगह पर सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो दोस्तों और बाकी जानकारी जैसे बात करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है, गंगापुर सिटी में है। अगर बात करेंगे कोचिंग भी है, हॉस्टल की सुविधा, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे दूर से आते हैं, 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और भी ज्यादा दूर से आते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। काफी अच्छा बता रहे हैं सर की जो हॉस्टल है उसमें अच्छी सुविधाएं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें आपको पलंग, बेड वगैरह, इन्वर्टर सभी सुविधा, गद्दा, तकिया वगैरह सब मिल जाएगा। लाइब्रेरी की सुविधा भी है यहाँ पर। तो अगर बच्चा जो है तैयारी करने चाहते हैं तो बिल्कुल लेट नहीं होवे, 1-2 दिन अगर मान लो आप डिले होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। नहीं तो जो बच्चे बिल्कुल उन्होंने सोच रखा है कि नहीं हमें तो घर जरूरी नहीं है, पहले जेट सीयूटी है, तो तुरंत ही कल से ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एड्रेस बता देना चाह रहा हूं कि हेड ऑफिस है इसका गणेश मिल, उदय मोड़ के पास में, गंगापुर सिटी। अगर कॉन्टेक्ट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी है, और नंबर आप नोट कर सकते हैं 9461 380 962। और दूसरे जो नंबर है आप बात करेंगे 8619 62 85 42 जो है कॉन्टेक्ट के नंबर होना। तो दोस्तों चूके नहीं, ऐसा मौका आपको इस बार कभी भी नहीं मिलेगा कि आपको 4 महीने जो है जेट की तैयारी के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। दोस्तों यहां पर रिक्त स्थान अपने चल रहे थे, उनमें से कुछ हुए थे। अच्छा रिक्त स्थान नहीं है, एक शब्द वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान तो अपने हो चुके हैं। अकार्बनिक कॉलॉइड्स का एक उदाहरण पूछा गया है। आपको पता है अकार्बनिक कॉलॉइड्स जिसको अपन सिलिकेट किले कॉलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, 2 प्रकार आपको बताए थे, Fe और Al के ऑक्साइड और सिलिकेट किले। कोई एक उदाहरण आपको लिखना था तो उदाहरण अपन केओलिनाइट लिख सकते हैं, मोंटमोरिलोनाइट लिख सकते हैं, एलाइट लिख सकते हैं, क्लोराइट लिख सकते हैं। ये आपके सभी आपके क्या है अकार्बनिक कॉलॉइड्स के उदाहरण में आते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मृदा का प्रतिशत वेद संतृप्ति, या इसको अपन बोल सकते हैं मृदा की क्षार संतृप्ति की बात करेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन वहां पर मैंने आपको बताया था बी के नाम से, पीबीएस को परसेंटेज वेस्ट सैचुरेशन को अपन रिलेट करते हैं, तो V बराबर 100S/T। जहां पर मैंने आपको बताया था कि भैया T का मतलब है कुल CC, मतलब कुल धनायन विनिमय क्षमता, और अगर अपन बात करेंगे S का मतलब है कुल कैसे धनायन, क्षारीय प्रकृति के धनायन, गुणा क्या कर देना था 100। तो अगर आपको इस तरीके से लिखना था तो इस तरीके से लिख सकते थे, या अगर हिंदी में लिखना था तो आप लिख सकते थे प्रतिशत वेस्ट संतृप्ति बराबर ऊपर कुल क्षारीय धनायन वटे नीचे कुल धनायन विनिमय क्षमता गुणा 100, या फिर अपन पीवीएस बराबर या V बराबर 100S/T, जहां S बराबर क्षारीय धनायन, T बराबर कुल धनायन विनिमय क्षमता। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लिखना था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि मृदा में जो पीएच परिसर है 7 से 8 के मध्य में, अगर अपन बात करेंगे 7 से 8 के मध्य में कौन कौन से पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो दोस्तों अपन बात करेंगे ज्यादातर जो पोषक तत्वों की उपलब्धता यहां पर रहती है दोस्तों 6.5 से कितने पीएच पर, 7.5 पर। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर अपन बात करेंगे किसके बारे में भी दे दिया है 8 के बारे में, तो ज्यादातर पोषक तत्वों की बात करेंगे, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे मोलिब्डेनम हो, वो 7 से अधिक पीएच पर ही मृदा में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखना था कैल्शियम, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम की बात करेंगे। अधिकतर जितने भी द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, सल्फर भी अगर बात करेंगे तो लगभग 7 पीएच के आसपास ही पौधों को उपलब्ध
रहता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बिल्कुल सिंपल, आपको पता है अमोनियम NH4 प्लस का होल ट्वाइस SO4, इसका क्या है आपका संरचना सूत्र है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशियों के बारे में। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, और बात करेंगे क्या क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट मैंने आपको बताया जिसमें योन आता है, मिथियोन, पैराथियोन, इथाइल पैराथियोन, ये सभी आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रकार के कीटनाशी है। तो यहां पर जैसे देखेंगे भैया, मैंने बात आपको बताया ऑर्गेनो योन, तो यहां पर देखो पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, इथियोन, फॉस्मिडोन, ये सभी आपके कैसे प्रकार के कीटनाशी होंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट प्रकार के कीटनाशी। मैंने आपको बताया भी था कि उदाहरणों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर अपन बात करेंगे अगर इस जगह से क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन अगर ट्रिक आपने अपनाई होगी कि जितने भी योन आएगा वो सब आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो आपका सही आंसर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मृदा प्रदूषण का कोई एक दुष्प्रभाव लिखना है, तो इसको वैसे बताने की जरूरत नहीं है, मृदा प्रदूषण एक ही नहीं काफी दुष्प्रभाव मृदा प्रदूषण से देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो बेटर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, लाइसिन जो एमिनो अम्ल है उसकी संरचना बतानी है और संक्षिप्त नाम अगर लिखना है, तो संक्षिप्त नाम की बात करेंगे लाइसिन की, तो सीधी सी बात है LYS, इसका क्या होता है संक्षिप्त नाम होता है। और अगर संरचना की बात करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बताया, तो इसका आपका जो राइट आंसर वैसे संक्षिप्त नाम की बात करेंगे तो LYS है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे कि मृदा में जो राइजोबियम कल्चर की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, अब यहाँ पर कई बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है ये लिख के आगे होंगे कि भैया राइजोबियम दलहनी फसल में कितनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो 50 से 100 करके आगे होंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर बच्चों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर पूछा गया कि जो राइजोबियम कल्चर है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, एक वर्ष की बात हो रही है। अरे भाई एक वर्ष में तो अपनी कितने सीजन की क्रॉप हो जाती है, 2 सीजन की क्रॉप हो जाती है, रवि और खरीफ की, तो दोनों सीजनों की पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना था वो होना था दोस्तों 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो है राइजोबियम कल्चर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जमा करने की क्षमता रखता है। आपको मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें एज इट इज ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों। ये आपके जो है एक शब्द वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगली जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी फिर से मैं आपको देना चाहता हूं कि जो भैरव एग्रीकल्चर गंगापुर सिटी जो संस्थान है उसके कुछ होनहार बच्चे जिन्होंने, अगर बात करेंगे यहाँ पर सचिन जी की जो जेड 2025 परीक्षा परिणाम मतलब पिछले साल का ही परिणाम है, और यहाँ पर जो भैरव के जो होनहार है उन्होंने यहाँ पर इतिहास रचा है। कैसे रचा है मैं आपको बताना चाहता हूं। रोहित मीना रतिया मासलपुर का बच्चा है, 12वीं क्रैश कोर्स में ही, बहुत बड़ी बात है, 12वीं क्रैश कोर्स में ही बच्चे ने राजस्थान के, अरे सरकारी नहीं, राजस्थान के टॉप कॉलेज में RCA राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर MPUT उदयपुर से इसने क्रैश कोर्स में ही, जो आप करोगे क्रैश कोर्स, पिछली बार तो 2.5-3 महीने भी नहीं मिले थे, इस बार 4 महीने हैं, आप और कुछ बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने 12वीं के साथ क्रैश कोर्स में ही, यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है मेरे भाइयों कि 12वीं के साथ में, अरे भाई 12वीं के साथ में नहीं होता है तो आप घर वालों का 1 साल और बर्बाद कर रहे हो, करीबन लाखों रुपए और खर्च कर रहे हो, 1 साल आपकी वेक जा रही है। तो सबसे बड़ी बात होती है 12वीं के साथ में ही कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, तो जुड़ जाइए। और अगर अपन बात करेंगे यहाँ पर RCA उदयपुर 12वीं के साथ में क्रैश कोर्स में इसने हासिल किया है। दूसरे बच्चे की बात करेंगे, बिल्कुल नीतेश मीना परिता करौली का रहने वाला है, और 12वीं के साथ में इसने भी, अगर बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा उम्मेदगंज पर जो है आपको इसको कॉलेज मिला है 12वीं के साथ में ही, बिल्कुल बिना साल गवाए। अंकिता मीना बिल्कुल 12वीं के साथ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट, अच्छे कॉलेजों में गिनती है। अगर राहुल जाटव की बात करेंगे बिल्कुल MPUT के अंतर्गत आता है, COA भीलवाड़ा 12वीं के साथ में। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों की अगर अपन बात करेंगे तो काफी अच्छे सिलेक्शन, और 12वीं के साथ में ही यहाँ पर राहुल जाटव की बात करेंगे COA भीलवाड़ा 12वीं के साथ, रोहित सैनी जलोखरा गंगापुर सिटी की बात करेंगे तो 12वीं के साथ में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली, अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है। अगर अपन बात करेंगे मोहित अलवरिया COA बसेड़ी धौलपुर वजीरपुर के रहने वाले हैं। प्रियांशु जनकावत की बात करेंगे कस्बा शहर नादौती के रहने वाले हैं, COA किशनगढ़ वास अलवर मिला है। अगर बात करेंगे सभी पुराने कॉलेज है जिनमें अच्छी फैकल्टी है, अच्छी पढ़ाइयां होती है। तो और बात करेंगे जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर मोहित अलवारिया के अलावा अभी तक मैंने जिनका रिजल्ट बताया सब 12वीं के साथ में या तो क्रैश कोर्स में सेलेक्टेड हुए हैं या फिर 12वीं के साथ में ही वो सेलेक्टेड हुए हैं यहाँ पर तैयारी करके। मोहित मीना बड़ा पिचाणोत के रहने वाले हैं, COA मंडावा झुंझुनू मिला है 12वीं के साथ।
अजय कुमार कोहली 12वीं के साथ क्रैश कोर्स में खंडीप के रहने वाले हैं और सीओए वसेड़ी धौलपुर मिला है। रोहित मीना 12वीं के साथ में झार्रा गुड़ाचंद्र जी के रहने वाले हैं, सीओए वायतु मिला है। विष्णु खटाना तेज गांव नादोती के रहने वाले हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्रैश कोर्स का या 12वीं का नहीं है, सीओए वसेड़ी धौलपुर इसको मिला है। जितने भी बच्चे हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सलोनी मीना की बात करेंगे तो इनको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली में सिलेक्शन हुआ है, किशोरपुर की रहने वाली है। प्रदीप मीना सीओए वसेड़ी धौलपुर, राहुल मीना कारवार हिंडोन सिटी, सीओए मंडावा झुंझुनू मिला है। हिमांशु मीना नांगल शेरपुर पहाड़ी के रहने वाले हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टोंक मिला है। कोमल मीना नांगल शेरपुर टोडा भीम की रहने वाली है, सीओए वसेड़ी धौलपुर क्रैश कोर्स में, ये 12वीं के साथ में। कृष्णा मीना 12वीं के साथ क्रैश कोर्स में, सुंदरपुर सेमाड़ा रहने वाली है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंगापुर सिटी जो इस बार एग्रीकल्चर का कॉलेज पिछले सत्र से खुला है वो इसको मिला है। और भी बच्चों की बात करेंगे जैसे देव मल्होत्रा डिडवाना कॉलेज मिला है, कुलदीप मीना खंडार मिला है, सभी सरकारी कॉलेज है। भागीरथ की बात करेंगे कम्युनिटी साइंस एमपीयूटी मिला है। कपिल सैनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंगापुर सिटी भीलवाड़ा मिला है। रवि मीना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर वसेड़ी पुराना कॉलेज इनको मिला हुआ है, कश्यपुर मासलपुर के रहने वाले हैं। योगेंद्र मीना गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली किशोरपुर के रहने वाले। खुशबू सोनी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज मिला है उदयपुर। बेजंती कम्युनिटी साइंस, गौरव मीना करौली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, निशा मीना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बालाहेड़ा महुआ। अगर बात करेंगे डिम्पल को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फिशरीज मिला है। तो ये जो है मेन जो सिलेक्शन है उनके बारे में बात करी तो जितने भी जो सिलेक्शन ये दिखाए हैं भैरव एग्रीकल्चर एकेडमी गंगापुर सिटी द्वारा, तो ये सभी बच्चों का 12वीं के साथ में मैक्सिमम बच्चों का 12वीं के साथ में जो है सिलेक्शन होना एक बड़ी उपलब्धि को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 12वीं के साथ क्रैश कोर्स में आरसी उदयपुर लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 12वीं के साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करेंगे, टॉप कॉलेज है। अगर यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोट लालसोट भीलवाड़ा सुमेरपुर, काफी अच्छे कॉलेज 12वीं के साथ में मिला है। तो चूके नहीं बिल्कुल भी, कल से ही आप बैच ज्वाइन करें। आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर 9461 380 962, 9460 335 463, 8619 62 85 42। और अगर यूट्यूब चैनलों की बात करेंगे तो यहाँ का यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक चैनल भी है। इनसे भी आप थोड़ी बहुत डिटेल संस्थान के बारे में अपन जान सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सचिन जी ये जो सिलेक्शन है ये काफी अच्छे सिलेक्शन आपके यहाँ से हुए हैं। और अब अपन खंड वे की बात करेंगे तो डिटेल से अपन इनके बारे में बात नहीं करके थोड़ा अपन पेपर के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मृदा परिच्छेदिका को आपको पता है मृदा का ऊर्ध्वाधर या खड़ा काट होता है उसे अपन मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को सूत्र के द्वारा परिभाषित, आपको पता है मृदा में प्राप्त कुल कार्बन की मात्रा में कुल नाइट्रोजन का भाग दे देंगे तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का सूत्र है। हुमस का महत्व आपको पता है, हुमस मृदा के भौतिक रासायनिक जैविक सभी गुणों को सुधारेगा। और एक एक गुण की बात करेंगे तो यहाँ पर महत्व आपको लिखना था। आयन विनिमय को परिभाषित करना आपको पता है, आयनों का विनिमय, आयनों का विस्थापन आयन विनिमय कहलाता है। प्रकार लिखना है आयन विनिमय। उभय प्रतिरोध क्षमता बफरिंग कैपेसिटी के बारे में, मृदा के पीएच में परिवर्तन नहीं होने देने की क्षमता को उभय प्रतिरोध क्षमता बोलते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा में कोई भी 3 अंतर लिखना है। अरे मेरे भैया ईसी के बारे में अंतर लिख दो, ईएसपी का अंतर लिख दो, पीएच का अंतर लिख दो, रंग का अंतर लिख दो, नाम का अंतर लिख दो, भौतिक गुणों का अंतर लिख दो। बहुत सारे अंतर आपको बताए थे। पौधों में फास्फोरस के कोई 3 कार्य, यार 3 ही तो पूछा है, 10 आपको बता दिए थे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट किसान खाद, उदासीन खाद होता है, कैल्शियम भी होता है। कितना आपका सिंपल है, किसान खाद के नाम से भी इसको जानते हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं छोड़ता है। पौधों की वृद्धि पर वायु प्रदूषण का कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिख दिया होगा। दूध का अपेक्षित घनत्व और अम्लता प्रतिशत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आपको बताया था डेयरी केमिस्ट्री में मनोज जी ने, बिल्कुल आपको इस तरीके से आपको सूत्र लिखना था। खंड 6 की बात करेंगे, लवणीय और क्षारीय मृदा में सुधार हेतु भौतिक एवं जल तकनीक विधि का वर्णन करना है। यहाँ पर बात करेंगे तो आपको केवल भौतिक, जिसमें आपको मैंने लवणीय मृदाओं में आपको बताई थी, अरे भाई गड्ढा खोद देंगे, खुरच देंगे, खाइया खोद देंगे, जलों के द्वारा बहा देंगे, ये सब भौतिक विधियों में आनी थी। जल तकनीक में वही पानी वगैरह उस तरीके से करके अपन इसको लिख देना था। या फिर लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में जैविक सुधार के बारे में आप गोबर की खाद अपन डाल देंगे, हरी खाद अपन डाल देंगे, आर्जिमोनियम एक्सिगाना के बीज अपन काम में ले लेंगे, तो इसमें आपको लिखना था। उर्वरक वाले में से पूछा है म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी के बारे में संगठन लिखना था। 60% पोटेशियम, 47% लगभग आपका क्लोरीन। गुण के बारे में बात करनी थी, कैसे गुण होते हैं। पोटासिक उर्वरक है, मृदा में अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने किया होगा। अगर ये नहीं किया है तो डाइअमोनियम फॉस्फेट के बारे में संगठन गुण अभिक्रिया आपको लिखनी थी।
दूध को परिभाषित करना है, बिल्कुल सिंपल। इसके संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में वर्णन करना है, बिल्कुल। और अगला जो है इसमें अथवा में विपरीत दूध को परिभाषित कर दो, इनके प्रकारों के बारे में लिखना है। और खंड दे की बात करेंगे तो पोषक तत्व को परिभाषा देना है। ऐसे तत्व जो पादपों के पोषण में भाग लेते हैं उनको पादप पोषक तत्व बोलते हैं। पोषक तत्वों के अधिग्रहण की क्रियाविधि आपके जो टेस्ट हुए थे उसमें से भी मैंने आपको जो पॉइंट्स, आपको 4-5 पॉइंट्स बताए थे, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से आपको वर्णन करना था, ये करना था आपको। अगला है लाभदायक पोषक तत्व से क्या अभिप्राय है, परिभाषा आपको लिखनी थी। लाभदायक पोषक तत्व जो है आपको मैंने आपको बताए थे 4, कोबसीना, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम के बारे में इनको आपको यहाँ पर लिखना था, उनका नाम लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले जो कारक है आपको मैंने बताया था, स्थलाकृति, गहराई, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। जैविक खाद को परिभाषित करना है, मृदा पर इनका प्रभाव का विस्तार मैंने आपको बताया था। ये जो ऐसे टॉपिक है जो फेल होने वाले विद्यार्थियों को पास करवाते हैं, और पास होने वाले अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके जो नंबर लाने के लिए ये जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल वाले। और अगली बात करेंगे हरी खाद के बारे में और इसको बनाने की विधियों का विस्तार पूर्वक। तो अगर अपन ऑल ओवर अगर क्वेश्चनों की अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की, तो ज्यादातर विद्यार्थियों का जिन्होंने मन लगा के अगर तैयारी करी है, लिखने का तरीका आपको जैसे बताया था उस तरीके से आपने अगर लिखा है, तो मेरे ख्याल से आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों अगर अपन बात करेंगे, फिर से एक बार मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि जो भैरव एग्रीकल्चर संस्थान है उसका जो क्रैश कोर्स जेट सीयूटी 2026 के लिए 5, 7 और 9 तारीख, बिल्कुल सचिन जी, 5, 7 और 9 तारीख से आपके शुरू होने वाले हैं। चूंकि नहीं, जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हम कुछ कर सके, हमारे घर वालों के लिए कुछ कर सके, तो बिल्कुल नहीं चूके, समय पर आए और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से, जैसे आपने 12वीं में तैयारी रखी, इसी तरीके से सबसे बड़ा जो आपका मुकाम हासिल करने का जो समय है वो आगे है। अपना काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।